अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, हस्ब तवक्को के ऐन मुताबिक इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जारियत का इरादा किया और उस इरादे को अमल जामा पहना दिया और गुज़श्ता रात इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में बहुत से ईरानी साइंसदान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, बहुत सी अहम मिलिट्री शख्सियात जो हैं शहीद हो चुकी हैं और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जारियत जो है जारी है। पाकिस्तान के सदर ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने, पाकिस्तान की सेनेट ने करारदादें पास की हैं, इसराइली इक़दाम की मज़म्मत की है और इसराइल की इस जारियत को ईरान जो कि पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ जारियत करार दिया है बल्कि उसकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ एक ऐसा इक़दाम करार दे दिया है जिसका कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इसराइल और ईरान की इस कशमकश का नतीजा क्या निकलेगा, अमेरिका क्या करेगा, इंटरवेंशन कब होगी, लड़ाई में शिद्दत इख्तियार होगी या लड़ाई जो है उसको ख़त्म करने के लिए कुव्वतें आगे बढ़ेंगी, क्या मुज़ाकरात की कोई राह निकलेगी, क्या मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के मामला हल होगा, ये मशरिक़ वस्ता का ऊँट जो है किस करवट बैठेगा, अभी इसको हतमी नतीजे पर पहुँचने के लिए वक्त लगेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कुछ नए एंगल ऐसे हैं जो अहले पाकिस्तान के लिए काबिल गौर हैं और पाकिस्तान में जो हम पाकिस्तान के अवाम हैं उनको सोचना होगा उन एंगल्स पर और उस जावियों पर और उस सूरत हाल पर गौर करना होगा कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या लेसन है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे अहम सबक ये है कि इसराइल की इस जारियत के बाद जो इसराइल का और इंडिया का गठजोड़ था, उन दोनों की जो मुमासलत है, उन दोनों की एक पॉलिसी वो सामने आई है। जिस तरह से नेतन्याहू जो है वो फ़लस्तीनियों का कातिल है, जिस तरह से नेतन्याहू ने इसराइल पर जो है फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाया हुआ है, जिस तरह से नेतन्याहू गज़ा में लोगों का कत्लेआम कर रहा है, जिस तरह से उसने वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा किया हुआ है, जिस तरह से उसने एम्बार्गो लगाया हुआ है फ़लस्तीनियों पर, जिस तरह उसने जो कम्युनिकेशन का एम्बार्गो है, जिस तरह वो खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरह जो मोदी है उसने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। जिस तरह इसराइल एक जारियत पसंद मुल्क है, इसी तरह इंडिया भी एक जारियत पसंद मुल्क है। जिस तरह से इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है एक नाजायज़ तरीके से मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसी तरह मोदी ने, इंडिया ने कश्मीर पर और जूनागढ़ पर और हैदराबाद पर कब्ज़ा किया और आज तक उस कब्ज़े को जमाया हुआ है। जिस तरह से इसराइल जो है उसने गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया और अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया जा चुका है। इसी तरह इंडिया जो है उसने कश्मीर के मुसलमानों पर बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया हुआ है। जिस तरह से रॉ जो है वो पाकिस्तान में इंटरवेंशन करती है, जिस तरह रॉ जो है पाकिस्तान में साजिशें करती है, जिस तरह रॉ BLA के ज़रिए, TTP के ज़रिए और दीगर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करती है। इसी तरह इसराइल जो है वो लेबनान में, शाम में, लीबिया में, इराक़ में अपनी कार्रवाइयाँ कर चुका है और अपने मुखालफिन को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है। जिस तरह से इसराइल जो है वो यमन में लोगों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, जिस तरह से इसराइल को इस्लामोफोबिया है, जिस तरह से नेतन्याहू जो है वो कातिल है, इसी तरह जिस तरह से वो फ़लस्तीनियों का कातिल है, इसी तरह से मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है और गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। उसको गुजरात के मुसलमानों से उसके हाथ रंगे हुए हैं। ये सारी मुमासलतें जो हैं वो हमारे सामने हैं। जिस तरह से इसराइल जो है अपनी मुखालफिन पर, अक़लियतों पर कब्ज़ा करता है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है, इसी तरह इंडिया भी जो है वो सिखों पर और क्रिश्चनों पर और दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ कार्रवाई करता है बल्कि उनके इबादत गाहों को निशाना बनाता है। जिस तरह से ईरान में इसराइल ने हमला किया और ईरान में उसने सिविलियंस आबादी को निशाना बनाया, इसी तरह 6 और 7 मई की रात को हम देखें और उसके बाद 7 और 8 मई की रात को और फिर 10 मई को इंडिया ने भी बहावलपुर में मस्जिद पर हमला किया, इंडिया ने मरीदके में मसाजिद पर हमला किया, इंडिया ने मुज़फ़्फ़राबाद में जो है मसाजिद और स्थानों पर हमला किया। इसी तरह जो इसराइल है वो फ़लस्तीन में स्कूलों पर और मस्जिदों पर और बच्चों पर और अस्पतालों पर हमले करता है। तो दोनों मुल्कों का जिस तरह उनकी राह जो है सरगर्म है, इसी तरह इसराइल के जो इंटेलिजेंस जो उनकी सर्विसेज हैं वो मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करती है। जिस तरह से इसराइल जो है वो सहूनियत के नज़रिए को लेकर आगे बढ़ा है, इसी तरह मोदी जी जो हैं वो जो हिंदुत्व का नज़रिया लेकर सारी अक़लियतों को मिटाने के दर पे हैं। जिस तरह से उसका इसराइल का ईरान के ख़िलाफ़ और दीगर मुल्कों के ख़िलाफ़ उसका मुआंदाना रवैया है, इसी तरह से मोदी जी का इंडियन प्राइम मिनिस्टर का
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नज़रिया है। जिस तरह से ईरान को एक आँख नहीं भाता, जिस तरह से इसराइल को ईरान का एटमी प्रोग्राम एक आँख नहीं भाता, इसी तरह जो इंडिया है उसको पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको एक आँख नहीं भाता। दोनों मुल्कों की पॉलिसियाँ एक जैसी हैं, दोनों मुल्कों का तरीक़ाकार एक जैसा है और दोनों मुल्कों की आपस में गठजोड़ भी एक जैसा है। माजी में हमने सुना था कि जब हमारा एटमी प्रोग्राम डेवलप हो रहा था कोहटा में, तो उस वक्त भी किसी ज़माने में इसराइली जहाज़ और इसराइली पायलट आए थे कि वो श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ें और उड़कर हमला करें और हमला करके कोहटा को तबाह करें। लेकिन पाकिस्तान की कौम ने अपने एटमी प्रोग्राम का, अपने इंस्टॉलेशन का दिफा किया और इसराइल को हमारी हदूद में घुसने की हिम्मत और ज़रूरत नहीं हुई। अभी जो पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था, उसमें हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़बरें आई कि इसराइली माहरीन जो हैं वो अपने माहरीन और अपना इक्विपमेंट साजो सामान लेकर आए 29 या 28 अप्रैल की शाम को, और फिर वो एयरपोर्ट पर श्रीनगर एयरबेस पर रहे। और इस बात की भी इतलात हैं कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उन हमलों में भी इसराइली जो माहरीन शामिल थे। ऐसे भी इतलात हैं कि जब पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस पर हमला किया था तो वहाँ पर भी इसराइली मौजूद थे और इसराइली जो है वो उन माहरीन जो है वो मौजूद थे। पाकिस्तान पर जो हमला किया गया था, जिन ड्रोन्स का हमला था, वो हैरो ड्रोन हो या दीगर इक्विपमेंट हो, वो भी इसराइल का साख्ता था, इसराइल का बना हुआ था और इसराइल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हमले के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि ये सहूनियत का और यहूदियत का और हिंदुत्व का आपस में गठजोड़ है, जिसका निशाना पाकिस्तान है और आलम इस्लाम है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से ईरान पे इसराइल ने हमला किया और उसके बहुत सारे साइंसदान जो है वो मर गए, इस तरह उसके बहुत से जर्नैल जो है वो शहीद हुए, इस तरह से इसराइल ने, इंडिया ने पाकिस्तान को भी निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन फ़र्क क्या था? ईरान के पास अपना दिफा मजबूत नहीं था, ईरान के पास अपना एटमी प्रोग्राम मौजूद नहीं था। ईरान की आर्मी जो थी उसने मुकाबला तो किया, लेकिन उस तरह से तरबियत याफ्ता नहीं थी जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी तरबियत याफ्ता थी। जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान पर जब इंडिया ने जहरियत की तो पाकिस्तान उसको मुँह तोड़ जवाब दिया और मार का हक जो था 10 मई को बरपा हुआ, उसमें फ़तह हासिल की। लेकिन इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं जो सामने आ रही हैं कि किस तरह से इंडिया की इतनी ईरान की इतनी टॉप ब्रास जो लीडरशिप है वो निशाना बन गई, क्यों उनका जो है वो उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सका। तो इस बात के ख़दशात मौजूद हैं, इस बात की इतलात मौजूद हैं कि ईरान का जो इंटेलिजेंस निज़ाम था वो उतना मजबूत नहीं था या उसमें कोई पेनिट्रेशन मौजूद थी। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉ जो है वो इसराइली इंटेलिजेंस की मदद कर रही हो और उसने उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हो। उसने भी माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए थे, इस्माइल हानिया भी ईरान में शहीद हुए थे, तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। इसी तरह जो कुछ अर्सा पहले गुज़श्ता साल 2020 में जब ईरान के जो सदर थे उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था, तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि उनकी, इब्राहिम रईसी साहब जब तबाह हुए तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि उनका हेलीकॉप्टर जो है बड़े मशकूक हालात में तबाह हुआ है, उसकी तहकीकात भी जारी हैं। तो इस बात का यकीन किया जा सकता है कि जिस तरह माजी में चाबहार में इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की और सिर्फ ग्वादर को नाकाम करने के लिए, जिस तरह से चाबहार से एक जासूसी का नेटवर्क था जो कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा था और उस दहशत गर्दी के नतीजे में एक इंडिया का सर्विंग बावर्ती नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव जो है पकड़ा गया और वो आज तक पाकिस्तान की कस्टडी में है और उसने बाकायदा इतराफ़ जुर्म कर लिया। अब ईरान को भी इस बात को मुलूज़ ख़त रखना पड़ेगा, ईरान को भी सोचना पड़ेगा, इस बात की तहकीक करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मौजूद है ईरान में इंडियंस का, चाबहार में, दीगर जगहों पर, हो सकता है इस बात का इम्कान है कि उनकी इंटेलिजेंस जो है, जो ईरानियों की है, जो इंडिया की है, वो इस हद तक ईरान के निज़ाम में घुस चुकी हो कि उसने वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसने इसराइल को फराहम की हो और फिर उसके बाद जो है वो उसकी वजह से वहाँ उन्होंने हमले किए हों। जिस तरह से इसराइल जो है वो उसने कार्रवाई की है, यकीनी तौर पर उसको कहीं ना कहीं से किसी ऐसे मुल्क से मदद मिली है जिसका ईरान में आना जाना होगा। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बाद पाकिस्तान को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मौजूदा सूरत हाल को फ़ायदा उठाए और मौजूदा टर्माइल जो है, चूँकि आलमी ताकतों की तवज्जो जो है वो मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर है, तो फिर एक मरतबा फिर जो है वो जो इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करे। लिहाजा हमें मौजूदा सूरत हाल में चंद इक़दामात करने पड़ेंगे। हमें यहूद व हनूद की
یہ جنگ جو ہے، یہ جو گٹھ جوڑ ہے، یہ جو ان کی ملی بھگت ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اگلی جنگ کے لیے، اگلی کسی ممکنہ کارروائی کے لیے، اگلی کسی ممکنہ جارحیت کے لیے تیار رہنا پڑے گا، تیاری کو مزید سخت کرنا پڑے گا، اپنی معیشت کو مستحکم کرنا پڑے گا، اپنے دفاع کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی قوم کو متحد کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہوا ہے، اس میں 2550 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے فوج کے لیے، دفاع کے لیے، جو کہ 20% اضافہ بنے گا۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں مزید پیسہ بھی دفاع کے لیے لگانا پڑے تو لگانا چاہیے، اس لیے کہ وہ دشمن جو ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، وہ گٹھ جوڑ جو ہمارے سامنے ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوری قوم متحد ہو، اور پوری قوم متحد ہو کر جس طرح سے ہماری قوم نے سید عاصم منیر صاحب کی اور ہماری جو سیاسی قیادت کی سربراہی میں مارکہ جو حق ہے اس کو جیتا ہے، جس طرح سے آپریشن بنیان المرصوص جو ہے وہ جیتا ہے، ایک کامیاب طریقے سے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے، اسی طرح پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا پڑے گا، تاکہ ہم یہ جو گھمنڈ کا شکار اور طاقت کا انحصار جو طاقت ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں خود انحصاری کی راہ پر چلنا پڑے گا، مضبوط دفاعی صلاحیت کو مضبوط رکھنا پڑے گا۔ اور یہ بھی سبق ہے جو میں عرض کرتا چلوں آخر میں، کہ ہمارے ہاں لوگ بڑے باتیں کرتے تھے، اگر ہمارے ہاں اتنی مضبوط فوج جتنی پاکستان کے پاس ہے نہ ہوتی تو اس کا حال بھی وہی ہوتا جو لیبیا کا ہو چکا ہے، جو عراق کا ہو چکا ہے، جس طرح سے ایران کے اندر جا کے انہوں نے کارروائی کی ہے۔ اگر ہمارا انٹیلیجنس کا نظام جو ہے اتنا مضبوط نہ ہوتا، اتنا مؤثر نہ ہوتا، تو شاید آج اس طرح سے گزشتہ مہینے مئی میں پاکستان کے خلاف کارروائی تھی، اس طرح اگر ایران کے خلاف کس طرح کارروائی ہوئی، اگر ہمارا بھی حال وہی ہوتا اور ہمارے پاس وہ ڈیٹرس نہ ہوتی، تو شاید ہمارا حال اس سے بھی زیادہ ابتر ہوتا۔ تو اس سبق کے ساتھ، اس کلیئرٹی کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس خود اعتمادی کے ساتھ کہ جو قومیں اپنے دفاع کو مضبوط رکھتی ہیں، اپنی فوج کو مضبوط رکھتی ہیں، ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ان کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، ان کی جو ہے وہ ان کی سرحدوں کو، اس کی خود مختاری کو، اس کے استحکام کو، اس کی نظریاتی اور علاقائی خود مختاری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو قومیں اپنا دفاع نہیں کرتی، اپنے دفاع پر خرچ نہیں کرتی، اپنے فوج کو مضبوط نہیں کرتی، ان کے لیے پھر وہی شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قوم ضعیف ہوتی ہیں، جو کمزور ہوتی ہیں، پھر مرگ مفاجات جو ہے اور شکست اور رسوائی اور پسپائی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ پاکستان اللہ کی مہربانی سے ایک فاتح قوم ہے، مضبوط فوج ہے، مضبوط دفاع ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم جو ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے دفاع کی مضبوطی کے لیے قربانیاں بھی دے گی، اور اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کے خلاف جنگ بھی لڑے گی۔